हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 15 जून 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 जून 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। पिछले कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और कई सारे लोगों ने इसके विरोध भी जताए हुए हैं। तो मैं वीडियो नहीं अपलोड करने का कारण कुछ था, मेरे पर्सनल कुछ रीज़न था जिस कारण से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं वीडियो अपलोड करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। तो सॉरी फॉर डैट। मैं अब कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से और टाइमली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। कभी कभी कुछ काम पड़ जाते हैं जिस कारण से नहीं हो पाती है, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं जिस कारण से नहीं हो पाती है। आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करना। मैं जो है कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो कि पिछले एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन क्या है, जो कॉटन होता है, ये कॉटन बेसिकली ये क्वेश्चन एमटीएस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉटन के क्रॉप्स का जो फ्रोस्ट फ्री डेज होती है, यानी कि जो फ्रोस्ट फ्री डेज, वो ओला फ्री डेज जो होते हैं, ये कितने दिन का होना चाहिए, यानी कि कॉटन क्रॉप्स में कितना दिन ओलावृष्टि कम से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उतने दिनों तक। वो दिन आपको बताने हैं ये दिन कितने दिनों तक ओलावृष्टि नहीं होना चाहिए कॉटन क्रॉप्स पे। आपके ऑप्शंस हैं 210 दिनों तक नहीं होना चाहिए, या फिर 90 दिनों तक नहीं होना चाहिए, 365 दिनों, यानी कि साल भर ही कॉटन क्रॉप्स में ओलावृष्टि होना ही नहीं चाहिए, और 60 डेज तक नहीं होना चाहिए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये भी आपको लिखना है कॉटन क्रॉप्स के लिए, कॉटन जो क्रॉप्स होते हैं इनके लिए कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए इन क्रॉप्स को उगाने के लिए, जैसे क्या रेनफॉल क्या होना चाहिए, और भी कई सारे फैक्टर्स, मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए, और कौन सा स्टेट कॉटन क्रॉप्स का प्रोडक्शन में सबसे अग्रणी है हमारे देश में। इसको लेके आपको सारी चीज़ें कॉटन क्रॉप्स के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखनी है। बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारा आर्टिकल है गुजरात में ये क्या हुआ है, साइक्लोन आया हुआ है। गुजरात में साइक्लोन आया हुआ बिपरजॉय साइक्लोन। ये बेसिकली नाम जो सजेस्ट किया गया था, ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया था नाम सजेस्ट, बिपरजॉय साइक्लोन। और ये बेसिकली आया हुआ कहाँ पे, अरेबियन सी में बिपरजॉय साइक्लोन आया हुआ है। और ये बिपरजॉय साइक्लोन मेनली हिट कर रहा है गुजरात वाले रीजन्स, गुजरात जो स्टेट है, यहाँ पे गुजरात में बेसिकली जो सौराष्ट्र का रीजन है ना गुजरात में, जैसे मोरबी, जामनगर, जो हमारा द्वारका वाला रीजन है, पोरबंदर, यानी कि जितने कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग सौराष्ट्र रीजन कहते हैं। और यहाँ पे ये साइक्लोन बिपरजॉय मेनली हिट करने वाला है। आपको याद क्या रखना है, बिपरजॉय साइक्लोन कौन सा सी में जो है इनका उत्थान हुआ है, इसका उद्गम हुआ है, तो अरेबियन सी में हुआ है। ओशन पूछे तो इंडियन ओशन में, क्योंकि कई सारे सीज मिलके ओशन बनाते हैं। इंडियन ओशन का ही पार्ट है अरेबियन सी, या फिर बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी इंडियन ओशन का ही पार्ट है। और ये साइक्लोन का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछने वाला है एग्जामिनर आपसे, साइक्लोन का नाम जो सजेस्ट किया गया था बिपरजॉय, ये बिपरजॉय साइक्लोन का नाम बिपरजॉय किस स्टेट या कंट्री के द्वारा सजेस्ट किया गया था, ये आपको बताना है। तो बिपरजॉय है बांग्लादेश के द्वारा सजेस्ट किया गया था। मैं आपको आगे और नाम बताता हूँ जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, और जो भी साइक्लोन्स आएंगे, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ भगवान से कि कोई भी साइक्लोन ना आए। अगर आता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन साइक्लोन्स के नाम आपको पता होनी चाहिए, आगे आने वाले साइक्लोन्स के। जैसे अभी साइक्लोन बिपरजॉय है, इससे पहले कौन सा साइक्लोन आया था, साइक्लोन मोची, MOCHI मोची, ये बे ऑफ बंगाल में जो है इसका उद्गम हुआ था। और साइक्लोन मोची का नाम मोची किस कंट्री के द्वारा रखा गया था, ये कंट्री था येमेन, YEMAN, येमेन, और येमेन के द्वारा साइक्लोन मोची रखा गया था। उसके बाद बिपरजॉय बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है। बिपरजॉय के बाद जो नेक्स्ट साइक्लोन आने वाला है ये है तेज, साइक्लोन तेज। अब कहाँ पे आएगा ये साइक्लोन कुछ भी पता नहीं है, बट ये नाम पता है। और नाम किसके द्वारा दिया गया है, ये हमारे कंट्री इंडिया के द्वारा दिया गया है, साइक्लोन तेज। उसके बाद जो साइक्लोन अगर आता है तो साइक्लोन का नाम होगा हामून, HAMOON, हामून। और ये नाम सजेस्ट किया गया है किसके द्वारा, ईरान के द्वारा, हामून। उसके बाद मिधुई MIDHUI, मिधुई साइक्लोन अगर आता है, हामून के बाद जो नेक्स्ट साइक्लोन आने वाला है उसका नाम हम लोग मिधुई बोलेंगे। और ये नाम जो मिधुई नाम है, ये मॉरिशस के द्वारा सजेस्ट किया गया है। ओके, और भी कई सारे नाम जो है आने वाले साइक्लोन्स के होंगे, वो जैसे जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सजेस्ट करेंगे हम लोग फिर उस पर डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना भी याद रखना है, ये 5 आगे आने वाले तेज के बाद हामून और मिधुई। ओके,
बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल बढ़ने से पहले हम लोग साइक्लोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, और उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसके जो हेड है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, ये हेड है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी इसे हम लोग कहते हैं, साइक्लोन्स मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके द्वारा जो साइक्लोन की प्रेडिक्शन होती है ना, ये एक्यूरेट होती है, एग्जैक्ट 99% एक्यूरेट की जाती है इनके द्वारा साइक्लोन की प्रेडिक्शन। ये जो पर्सन है ये कहाँ से है? उड़ीसा से है, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। उड़ीसा की बेसिकली भद्रक जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, यहाँ से है। और इनका टाइटल आप जो साइक्लोन, ये उड़ीसा वाले रीजन है, वहाँ के लोग ज़्यादातर टाइटल जो लगाते हैं, ये कौन सा टाइटल लगाते हैं अपने नाम के आगे? ये जो टाइटल होते हैं मोहपात्रा। और ये जो पर्सन है इनका नाम क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं नहीं बताऊंगा, इतने सारे जो हिंट है मैंने आपको दे दिया। टाइटल इसका मोहपात्रा है, उड़ीसा से है, IMD की हेड है, और इसे साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया हम लोग किसे कहते हैं, इनका नाम आपको बताना है। टाइटल मैंने आपको बता दिया, आपको पूरा नाम बताना है। ओके, ये था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में यही पर्सन कौन, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी हेड है, मोहपात्रा जिनका टाइटल है, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 3 एग्जीक्यूटिव जो पर्सन है, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, इनके एक मेंबर बन गए हैं ये मोहपात्रा साहब। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिसेंटली अर्जेंटीना से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक फीमेल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये अपॉइंट किए गए हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। इसका नाम है सेलेस्टियस सूलो, SULO, सेलेस्टियस सूलो, अर्जेंटीना से है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा, GENEVA, जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में एक सिटी है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल जो है ये आपको कैपिटल में नहीं, ये जेनेवा में देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड का एक सिटी है जेनेवा, कैपिटल में नहीं है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर। WMD का फाउंडेशन, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फाउंडेशन जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1950s में हुआ था, 1950। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट 1950 आप याद कर लो। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है हमारा, ये स्टेट वाले पेज से, ये क्या है? ये बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके है, UCC। ये होता क्या है आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल काफ़ी एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आर्टिकल 44 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि पार्ट 4 में आता है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हम लोगों ने आयरलैंड से बोरो किया है ये कॉन्सेप्ट DPSP का, और ये पार्ट 4 में आर्टिकल 44 के अंतर्गत आती है। और ये UCC इम्प्लीमेंट करने वाला हमारे देश का पहला और एकमात्र राज्य अभी तक गोवा ही है, जहाँ पे UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया गया है। ये UCC होता क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। UCC क्या होता है बेसिकली, आप देखे होंगे जितने भी केसेस होते हैं, एक तो सिविल केसेस होता है, एक क्रिमिनल केसेस होता है। क्रिमिनल केसेस में सज़ा के जो प्रावधान है ये एक समान है, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, और किसी भी बेसिकली कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। अगर किसी ने मर्डर किया तो उसके लिए मर्डर के लिए एक ही प्रोविजंस बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो IPCs है हमारे, उसमें कि उनको ये सज़ा दिए जाएंगे। बट सिविल केसेस में ये सज़ा, ये एक ही प्रोविजंस नहीं होते, ये बेसिकली डिपेंड करता है उस किस धर्म से है वो पर्सन, किस कम्युनिटी वगैरह से, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे जजमेंट्स जो है जजेस के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट कर दी जाती है उस पर्टिकुलर रीजन में, यानी कि उस स्टेट में, तो क्या होगा, जो भी केसेस हो, जैसे अगर कोई तलाक का केस आता है तो वहाँ पे क्या होगा, यानी कि डाइवोर्स का केस, तो क्या होगा, एक ही लॉ होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से वो पर्सन बिलोंग करता हो, या फिर मुस्लिम से बिलोंग करता हो, या फिर हिंदू से बिलोंग करता हो, या फिर किसी क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता हो, या फिर बुद्धिज्म से बिलोंग करता हो। उनके लिए जो डाइवोर्स का लॉ होगा वो एक ही लॉ होगा, वो सारे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो बेसिकली। अभी क्या हो रहा है, अलग अलग लॉ से, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट से, फिर मुस्लिम जो मैरिज वगैरह है, इन सब एक्ट से जो यहाँ पे जितने भी केसेस होते हैं उसको टैकल किए जाते हैं। इससे क्या होता है, जजमेंट्स में काफ़ी देरी होती है, काफ़ी खिंचावतानी होती है इसमें जजमेंट्स में, क्योंकि एक ग्रुप से कुछ और बोला जाता है, दूसरे ग्रुप से कुछ और बोला जाता है। इन सब चीज़ों को लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती है, स्टेट्स के द्वारा और भी सेंटर के द्वारा भी फोर्स की जाती है। इसको लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने को लेके उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाई है, और इस पैनल का जो हेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड के सजेशंस को लेके, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में, इनके सजेशंस को लेके एक पैनल बनाई गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा,
और इस पैनल के जो हेड होंगे आपके रंजना प्रसाद देसाई जी होंगे, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, रिटायर्ड जस्टिस है रंजना प्रसाद देसाई जी। इनके द्वारा ये पैनल हेड किए जाएंगे और ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये पैनल बनाई गई है। ये बेसिकली जनसंवाद कार्यक्रम यहाँ पे जो एनसीआर रीजन है, दिल्ली एनसीआर, यहाँ पे उत्तराखंड के जितने भी निवासी रह रहे हैं उनके साथ ये डायलॉग किया गया है, इनके साथ चर्चाएं की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। काफ़ी सारे सजेशंस जो है इस पैनल को दिया गया है और ईमेल्स वगैरह काफ़ी सारे माध्यम से इनको सजेशंस दिए गए हैं किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है स्टेट में इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। सो ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 आपको बिल्कुल एकदम टिप्स पे होने चाहिए। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चाएं करती है, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उससे जो क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे हैं ना। फाइनेंस कमीशन को लेके नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि एडिटोरियल वाले पेज से। ये क्या है, फाइनेंस कमीशन, अगले जो फाइनेंस कमीशन होने वाले हैं उसको काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क जो है वो झेलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी जो 15th हमारा फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके चेयरमैन एनके सिंह आपको देखने को मिलेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर जो है ये फाइनेंशियल ईयर 27 तक ख़त्म होने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 27 तक ख़त्म हो जाएंगे जो 15th फाइनेंस कमीशन है। उसके बाद आएंगे 16th फाइनेंस कमीशन। तो उसको किस तरीके से चैलेंज यहाँ पे झेलने पड़ेंगे उसको लेके ये आर्टिकल में बेसिकली मेंशन किया गया है। क्या क्या चैलेंजेस होंगे, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उससे पहले जो चैलेंजेस है उसके बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं फाइनेंस कमीशन का बेसिकली काम क्या होता है। फाइनेंस कमीशन जो है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि आर्टिकल संविधान में इसके बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 280 के तहत इसको पावर मिलता है फाइनेंस कमीशन को, जो होना चाहिए हमारे कंट्री में एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। और इस फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और इसके रिकमेंडेशन पे, गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे, गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाता है ना। ये होगी फाइनेंस कमीशन के बैकग्राउंड के बारे में। काम क्या होता है इसका, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो रेवेन्यूज़ होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पे फाइनेंस कमीशन का सजेशन देना ही काम होता है। यानी कि जो भी रेवेन्यूज़ वगैरह, टैक्स वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और उस टैक्स को किस तरीके से स्टेट में बांटना है, इसको लेके जो सजेशन दिया जाता है ये काम किसका होता है, फाइनेंस कमीशन का होता है। क्लियर? अब क्या प्रॉब्लम आने वाली है 16th फाइनेंस कमीशन को, ये बातें इसमें बताई गई है। 16th फाइनेंस कमीशन के पास प्रॉब्लम ये आने वाली है 2026 तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है ये बिल्कुल फिक्स है। 2026 में अगर बदलाव की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में तो इससे क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं, नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं इसमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा और साउथ इंडिया की पॉपुलेशन क्या होता है, डिक्रीज या फिर कांस्टेंट रहा है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, जो स्टेट्स का जो शेयर है यानी कि लोगों पे डिपेंडेंट कितने लोग उस स्टेट में रह रहे हैं उसके हिसाब से शेयर जो है ये बांटे जाएंगे, यानी कि पैसे दिए जाएंगे स्टेट्स को। तो इससे होगा क्या, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा पैसे आएंगे, साउथ इंडियन स्टेट्स में क्या होंगे, कम पैसे आएंगे। इससे यही चैलेंज जो है बेसिकली डाटर के द्वारा 16th फाइनेंस कमीशन को बताई जा रही है किस तरीके से वो इसको टैकल करेंगे। बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, सदर्न स्टेट के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों को एक पनिशमेंट दिया जाएगा। किस चीज़ का पनिशमेंट, अच्छे काम करने को लेके, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग को लेके सदर्न स्टेट्स ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहे हैं। बट नॉर्दर्न स्टेट्स ने कुछ भी नहीं किया, इनका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रैपिड पेस में बढ़ते जा रहा है। इसको लेके यहाँ पे चिंता जताई जा रही है सदर्न स्टेट्स के द्वारा और 16th फाइनेंस कमीशन के पास ये चैलेंजेस आने वाले हैं। इसको लेके ये आर्टिकल में बेसिकली मेंशन किया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आप इसे पढ़ना, ये बस मैं आपको बताया चीज़ें है क्या, आपको पढ़ना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ऐसा नहीं कि बस सुन के छोड़ दिया, आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये क्या है, मेल सेंट्रिक मेडिसिन इज अफेक्टिंग वीमेंस हेल्थ। मेल सेंट्रिक मेडिसिन जो है ये वीमेंस के हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो राइटर बेसिकली अपने डॉक्टर को लेके न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, वहाँ पे इन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट ने इनको कहा चलिए कहानी के बारे में हम लोग नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ भी नहीं चर्चा करते, टाइम वेस्ट होने वाला है। सबसे बेसिकली बात क्या करते हैं हम लोग, जितने भी मेडिसिन होते हैं इसका मेडिसिन को मार्केट में लाने से पहले हम लोग ट्रायल करते हैं। जो ट्रायल होने के बाद DCGI के द्वारा अप्रूवल दी जाती है उस पर्टिकुलर मेडिसिन को, DCGI के द्वारा अप्रूवल दी जाती है। ये ट्रायल्स जो है बेसिकली मेंस पे किए जाते हैं, जितने भी पुरुष लोग हैं उन पे ज़्यादातर मेडिसिन का ट्रायल्स जो किया जाता है। इससे होता क्या है, ये ट्रायल्स मेंस पे किए जाते हैं, तो मेंस की बॉडी जो है ये किस तरीके से उस मेडिसिन के प्रति क्या कर रहा है, अपना जो
उस मेडिसिन के प्रति जो अपना बॉडी जो है मेंस का, वो किस तरीके से ये उसका होता है ना वो यानी कि किस तरीके से प्रभाव कर रहा है मेंस के बॉडी पे, और मेंस का बॉडी उस पर किस तरीके से प्रभाव कर रहा है मेडिसिन को लेके, बेसिकली किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं उसके बॉडी में, मेडिसिन का प्रभाव क्या हो रहा है उसके बॉडी में, मेंस के बॉडी में। इस चीज़ को देख के वीमेंस को भी ये मेडिसिन खाने के लिए अलाउ कर दे दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, वीमेन है, वीमेंस के बॉडी में ये मेडिसिन उस तरीके से प्रभाव नहीं करता है जिस तरीके से मेंस के बॉडी में कर रहा है। इसको लेके ये चैलेंजेस जो है मेन सेंट्रिक मेडिसिन बताया जा रहा है, कई सारे मेडिसिन। यहाँ पे राइटर के द्वारा ये भी बातें बताई जा रही, अगर मेंस को भी मेंस वगैरह प्रॉब्लम होता, मेंस वगैरह होती, तब क्या मेडिसिन सेम होता? नहीं होता। इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन किया गया है। बेसिकली एक नहीं होना चाहिए, जो भी मेडिसिन इंप्लीमेंट कर रहे हैं हमारे कंट्री में वो मेंस और वीमेंस दोनों पे देना चाहिए, दोनों पे ट्रायल्स करनी चाहिए, क्योंकि सभी का बॉडी एक नहीं होता, मेंस और वीमेंस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलते हैं। इस कारण से एक ही मेडिसिन दोनों पे इक्वल वर्क नहीं करेगा, इसको लेके राइटर के द्वारा चिंता जताई जा रही है। और हाल ही में कई सारे स्टेप्स भी उठाए गए हैं, जैसे जितने भी जेनेरिक मेडिसिन है इसको दोनों पे मेंस और वीमेंस पे ट्रायल करने की बात की गई है। और जेनेरिक मेडिसिन जो है कई सारे कंपनीज जेनेरिक मेडिसिन के ये इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं ये ट्रायल्स वीमेंस पे भी। सो ये था आर्टिकल मेंस सेंट्रिक मेडिसिन किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है वीमेन का हेल्थ पे, क्योंकि मेन सेंट्रिक मेडिसिन जो है मेंस को दिए जाते थे, वीमेंस पे वो मेडिसिन इफेक्ट जो अपना काम है वो नहीं कर पाता था, मेडिसिन वो वीमेंस पे अपना प्रभाव नहीं कर पाता था। इसको लेके ये चर्चा जो है इस पर की गई है ऐसा पर्टिकुलर आर्टिकल में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि ओपिनियन वाले पेज से है। ICDS स्कीम के बारे में इस पर चर्चा की गई है, और ये आर्टिकल लिखा गया है हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं विवेक देवराय जी। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल किसके? प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन विवेक देवराय जी, और इसके एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी आदित्य सिन्हा जी के द्वारा ये आर्टिकल बेसिकली लिखा गया है। ये क्या ICDS स्कीम के बारे में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ जो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है इनके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। स्मृति ईरानी जी के द्वारा, अभी हाल में बात करो, अभी करंट बात करो तो स्मृति ईरानी जी के द्वारा ये है चेयर की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ICDS स्कीम किस तरीके से स्ट्रेंथन कर रही है हमारी कंट्री में, इसको लेके ये बातें बताई जा रही है। आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री में मेल न्यूट्रिशन और भी कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। किन लोगों में? बच्चे में अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज, 0 से 6 साल के एज में, उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी में और लैक्टेटिंग लेडी में। प्रेग्नेंट लेडी में और लैक्टेटिंग लेडी में क्या होती है, बेसिकली आयरन की कमी पाई जाती है वीमेंस में, आयरन की कमी और भी प्रोटीन्स वगैरह इन सब न्यूट्रिशनल चीज़ों की कमी पाई जाती है। उसके बाद 0 से 6 साल के बच्चे के जो मेल न्यूट्रिशन है इससे क्या होता है, ये भी कमी पाई जाती है अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज। इस सब चीज़ों को कमी को दूर करने के लिए ICDS लाया गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम के तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा ये जो स्कीम है इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ये किस तरीके से स्टेट में हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट हो रही है और इससे कितना इफेक्ट हुआ है कंट्री में, इसको लेके पॉजिटिव यहाँ पे व्यूज़ जो है हमारे विवेक देवराय जी के द्वारा दी गई है। इसको लेके आर्टिकल आया हुआ है। ICDS मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाती है, बस आपको इतना याद रखना है। ICDS होता क्या है और ये जो स्पॉन्सर किया जाता है सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है ये स्कीम। आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज से देखने को मिलेगा। ये वही आर्टिकल है जो कि कॉटन से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। बेसिकली एक ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, ये कॉटन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें लाल रंग के कुछ वॉर्म्स जो है ये लग जाते हैं। ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो है ये बेसिकली होता क्या है, ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो है ये एक तरीके का हाइब्रिड क्रॉप्स होता है, यानी कि इसके जीन्स में कुछ बदलाव करके नए जीन्स का जो क्रॉप्स है वो बनाए जाते हैं। इसी को हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहते हैं। ये कॉटन में एक कीड़ा लग जाता है, इसको लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है। और ये जो है इसको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, ये कीड़ा लगने के कारण क्या किया गया है, कॉटन के जो जीन्स है इसमें बदलाव करके नए कॉटन जीन्स का प्रोडक्शन किया गया है। और इस नए कॉटन जीन्स का सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। किसके द्वारा? जेनेटिक इंजीनियरिंग अपेरेजल कमेटी के द्वारा ये बातें बताई गई। इसके बाद हुआ क्या, 3 स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने बिना किसी रीजन के इसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया। ये आर्टिकल इसके बारे में आया हुआ है। आपको इतना डीप में नहीं जाना है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, बस आपको पता होना चाहिए ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होता क्या है और ये क्यों बैन किया गया है स्टेट्स के द्वारा।
सो आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको एक बार पढ़ लेना है इसमें। आगे फिर हम बताएंगे वहाँ पे जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहाँ पे कॉटन के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। नाउ जो वीट के स्टॉक्स है, इसको लेके गवर्नमेंट क्या की है, सीलिंग की है, यानी कि एक तरीके का जो लिमिट है वो डिसाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, किसको लेके, वीट का जो स्टॉक्स है उसको लेके, वीट कितना हम लोग जमा कर सकते हैं इसको लेके। ये सीलिंग्स जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया। बेसिकली सीलिंग्स क्यों डिसाइड किया गया, क्योंकि इसके प्राइस जो है वो कंट्रोल रखे जा सके। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीट हो, इससे क्या होगा, प्राइस कंट्रोल रहेगा। अगर मार्केट में वीट का शॉर्टेज होता है तो प्राइस क्या होगा, अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। अब वीट का शॉर्टेज क्यों होगा, जब यहाँ पे जो प्राइवेट जितने भी होल्डर्स होते हैं, जमा करने वाले, ये जमा करके रखेंगे और जब से प्राइस बढ़ेगा फिर ये लोग बेचने लगेंगे। इससे लेके क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा वीट का। इसको स्टॉक्स को लेके गवर्नमेंट ने क्या करी है, जो स्टॉक्स है उसको लिमिट कर दिया है। इसी को लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है। सो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। लेकिन उससे पहले जो हमारा इस बार का फाइनेंशियल ईयर 24 का जितने भी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन का टारगेट है, ये कितना हमारा 332 मिलियन टन टारगेट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ये अनाउंस की गई है 332। आपको ये डेटा याद रखना है, कितना मिलियन टन हमारा टारगेट इस बार फूड ग्रेन्स का 332, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और उसके बाद हमारा जो मिलेट का टारगेट है इस बार, मिलेट्स का, क्योंकि मिलेट्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हो सकता है मिलेट्स एग्जाम में पूछे जाए, तो ये 17 मिलियन टन जो है हमारा मिलेट्स का टारगेट है प्रोडक्शन का। मिलेट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो सेटअप की गई है, ये हैदराबाद में की गई है और मीरा मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में सेटअप की गई है। मिलेट्स को प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के नाम से भी संबोधित किया हुआ है मिलेट्स को। एंड मिलेट्स जो हमारा इंटरनेशनल ईयर है इस बार का, वो जो यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा ये बातें, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था, मिलेट्स को इंटरनेशनल ईयर के तौर पे सेलिब्रेट करने को लेके 2023 में हम लोग इसे इंटरनेशनल ईयर के तौर पे मना रहे हैं। और नेशनल मिलेट्स ईयर कब मनाया गया था, 2018 में। सो ये था मिलेट्स के बारे में एंड फूड ग्रेन्स के बारे में। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको न्यूज़ वाली पेज से देखने को मिलेगा, ये क्या है, लॉ कमीशन ने 6 क्या है, फ्रेश इनपुट्स ऑन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये वही है यूसीसी जो लॉ कमीशन ने फिर से इंप्लीमेंट किया गया है, सिक किया गया है। ये हमारे बेसिकली 22nd लॉ कमीशन जो है, इनके द्वारा ये सिक्समेंट्स जो है ये की गई है, यानी कि जनता से, लोगों से जो व्यूज़ है वो मांगे गए हैं 22nd लॉ कमीशन के द्वारा। 22nd लॉ कमीशन का टेन्योर बेसिकली इस हाल ही में जो 31 अगस्त है 2024 तक ये बढ़ाया गया है। 22nd लॉ कमीशन का 31 अगस्त 2024 तक टेन्योर बढ़ाया गया है। 21st लॉ कमीशन का टेन्योर 2018 तक था, वो ख़त्म हो गया और 2018 से 22nd लॉ कमीशन का टेन्योर चल रहा है, जो कि 2024 तक चलेगा। और यूसीसी इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने क्या करी है, लोगों से, सिटीजन से राय मांगे हुए हैं 22nd लॉ कमीशन। और 22nd लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है ये कौन है, रितु, RITU, रितु। आपको टाइटल याद नहीं आ रहा मुझे, बस रितु आप याद रख लो। रितु जो है 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, यूनियन गवर्नमेंट मूव्स न्यू SDI फॉर 28 लाख। ये क्या है, बेसिकली 28 लाख जो वर्नरेबल ट्रैवल्स हैं। वर्नरेबल ट्रैवल्स क्या होते हैं, वर्नरेबल ट्रैवल्स ऐसे ट्रैवल्स होते हैं जो कि बेसिकली अभी भी जो मेन स्ट्रीम है वो नहीं जुड़ पाया है, हमारी कंट्री के मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाया है। वर्नरेबल ट्रैवल्स उसे कहते हैं। अभी 75 हमारी कंट्री में PVTGs हैं, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्रैवल ग्रुप्स हैं 75। और ये जो PVTGs है ये कई सारे स्टेट्स में, सबसे ज़्यादा जो उड़ीसा वाला स्टेट है, उड़ीसा स्टेट है हमारा, वहाँ पे PVTGs है ज़्यादा संख्या में, 28 लाख के करीब ये बताया जा रहा है। और इसकी SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेके यहाँ पे बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के द्वारा, जो कि अर्जुन मुंडा साहब है, इनके द्वारा ये बातें बताई जा रही है। अर्जुन मुंडा का ये कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे, खूंटी, झारखंड में। एंड PVTGs के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो PVTs आया था वो 1975 में आया था, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। ये लास्ट में 1993 में आया था, 23 PVTs ऐड किया गया था उसमें। और टोटल अभी आपको बस याद रखना 75 PVTs है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्रैवल ग्रुप्स हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स का जो सेटअप हुआ था, यानी कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1919 में किया गया था। उससे पहले ये ट्रैवल्स जो थे ये किस में आते थे, ये आते थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 1975 के टाइम पे। उसके बाद फिर
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के पास इसका जो डिपार्टमेंट है ये दे दिया गया। फिर 1999 में एक सेपरेट मिनिस्ट्री सेटअप की गई, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और 2003 में जो अमेंडमेंट आया, 2003 में अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल 338A जोड़ा गया। और इस अमेंडमेंट के तहत 2004 में ट्राइबल कमीशन का जो सेटअप है वो किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और ये अमेंडमेंट करके। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये ट्राइबल्स के बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाने वाला है यूएस, और यूएस में क्या होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर का जो कई सारे मीटिंग्स है, कई सारे डील्स वगैरह पे साइन किए जाएंगे। इसी को लेके एरिक गारसेटी जी के द्वारा, एरिक गारसेटी क्यों कौन है ये पर्सन, ये यूएस के एम्बेसडर है, यूएस से एम्बेसडर है इंडिया के तौर पे, यानी कि इंडिया के एम्बेसडर हैं यूएस से एरिक गारसेटी। और हमारी तरफ से यानी कि इंडिया की तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू तो हिमाचल प्रदेश के सीएम है ना, सिंधु SINDHU सिंधु करके है, वो कहाँ पे एम्बेसडर है, यूएस में। इंडिया का एम्बेसडर यूएस में है। ओके, प्राइम मिनिस्टर कब विजिट करेंगे, 20 जून को योगा वगैरह अटेंड करेंगे वहाँ पे। फिर इंडियन डायस्पोरा को भी क्या करेंगे, अपना स्पीच वगैरह देंगे। फिर जो बाइडन से मिलेंगे वहाँ पे, कई सारे पैक्ट्स वगैरह, ये डील वगैरह साइन किए जाएंगे यूएस में। नाउ जब जाएंगे फिर जो भी चीज़ें होंगी फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। न्यूज़ कंजप्शन जो है घटने को देखने को मिला है, न्यूज़ कंजप्शन फॉल्स इन इंडिया सेज स्टडी। कई सारे न्यूज़ कंजप्शन की यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं, फालतू के डेटा, आपको इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, फॉरेन वाले पेज से आज कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। सो ये था आज का आर्टिकल। अब हम लोग देखते हैं कौन सा सबसे क्वेश्चन जो पहले मैंने आपसे पूछा था, फ्रोस्ट फ्री डेज कितने होते हैं, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज होना चाहिए, और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली कॉटन प्रोडक्शन का जो टारगेट है हमारा, कॉटन प्रोडक्शन जो हमारे कंट्री में किया जाता है, ये गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में ज़्यादातर होता है। गुजरात और महाराष्ट्र का रैंकिंग ऊपर नीचे होते रहता है, कभी फर्स्ट नंबर पे गुजरात तो कभी महाराष्ट्र। गुजरात अभी पहले नंबर पे है कॉटन प्रोडक्शन के तौर पे। और कॉटन प्रोडक्शन के लिए जो कंडीशंस होते हैं, ये क्या क्या होना चाहिए, फ्रोस्ट फ्री डेज होना चाहिए। बेसिकली एटलीस्ट 210 तो फ्रोस्ट फ्री डेज होना ही होना चाहिए। इसके बाद लो रेनफॉल भी होना चाहिए, टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए कॉटन प्रोडक्शन को लेके। ये सारे कंडीशन है कॉटन प्रोडक्शन। और मिट्टी कौन सा होना चाहिए, ब्लैक जो सॉइल्स होती है, काला मिट्टी, ब्लैक और लेटेराइट सॉइल, यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन का जो उचित मिट्टी है वो माना जाता है। एंड कॉटन प्रोडक्शन में गुजरात सबसे पहला नंबर पे है। सो ये था आज का आर्टिकल। अब हम लोग मिलेंगे कल यानी कि 16 जून को। एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। कल से मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।